अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जनाब फ़याज़ रामे साहब। हम आज उनसे डकी भाई केस के हवाले से जो अपडेट्स हैं उन पे बात करेंगे और हम उनसे उस केस के हवाले से सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान, बहुत शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डकी भाई की ज़मानत जो है वो हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है या नहीं? और इसमें क्या बुनियादी दलाइल पेश किए जाएँगे? बहुत शुक्रिया उस्मान, इसमें अभी तक डकी की जो ज़मानत है वो हाई कोर्ट में फ़ाइल नहीं की गई। ज़मानत लीगल टीम ने तैयार कर ली हुई है, उसी दिन ही तैयार कर ली थी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसमिस हुई थी। लेकिन उसको डिले करने की वजह सिर्फ़ यही है कि आप जानते हैं कि जेल भी एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे मिलते रहते हैं। और डकी क्योंकि इस वक़्त जेल में है, तो उसने कहा कि अभी मेरी बेल को डिले करें और जब मैं कहूँगा तब फ़ाइल करें। तो अब क्लाइंट की तरफ से जैसे ही फर्दर इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, बेल फ़ाइल की जाएगी। और ग्राउंड उसमें यही है कि प्रमोशन के हवाले से कोई पाकिस्तान में अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉ मौजूद नहीं है और ये अपनी नौइयत का पहला केस है और इसमें कोई क्रिमिनल मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, अनइंटेंशनली ये काम हुआ है जिसको वो खुद भी एक्सेप्ट करता है और इसमें एक फ़ाइन की ऑप्शन मौजूद है। तो अदालत को जब फ़ाइन की ऑप्शन मौजूद है और जुर्म की सज़ा भी 3 साल है, कोई ऐसा जुर्म नहीं है जिसकी उम्र कैद या सज़ाए मौत हो या कोई हीनियस नेचर का ऑफेंस हो। जो सेक्शन लगाए गए हैं वो फ्रॉड के हवाले से हैं और फ्रॉड के हवाले से स्टेट के पास कोई एक प्राइवेट कंप्लेंट मौजूद नहीं है, जो बंदा कहे। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर पहली नौइयत का केस है, पहले भी इस शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फ़याज़ साहब रिलैक्सेशन मुझे देनी ये पड़ी। बताइएगा कि डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद जो कार्रवाइयाँ हुई एफआईए की जानिब से, आप क्या समझते हैं वो कानून के मुताबिक जो है वो दुरुस्त थी? देखिए डकी भाई की गिरफ्तारी के बाद तक कुछ चीज़ें जो है वो कानून से हटकर हुई, जैसा कि एक डायरेक्टर होते थे, मैं अभी उनका नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, वो कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ दे रहे थे और प्री ट्रायल जजमेंट दे रहे थे। ओके। और जो कि किसी भी मुलज़िम को जज़ा या सज़ा का फ़ैसला करना तो अदालत का काम है और वो इस तरह से कह रहे थे डकी बेशर्म, डकी कंट्री हेड है, डकी को हम ये कर देंगे, डकी को वो कर देंगे अच्छा। और इस हवाले से कोई एविडेंस अच्छा सामने एक पेश नहीं एक एक म एक और सवाल मेरा कि क्या डकी डकी भाई पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, क्या उसमें कोई ऐसा पहलू है जिसकी बुनियाद पर अदालत जो है वो ज़मानत देने पर माइल हो सकती है? जी, उसमें है, काफ़ी ज़्यादा है। उसमें देखें सारे के सारे एलिगेशन हमने मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन लगाया, उस हवाले से कोई एविडेंस सामने नहीं आ सका। अभी तक वो सिर्फ़ प्रमोशन की हद तक एविडेंस सामने ला ला सके हैं, 40 के 50 वीडियोज़ हैं, जिसके हवाले से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉ मौजूद नहीं है। और अगर उसको मान भी लिया जाए, जो फ्रॉड के सेक्शन लगाए गए हैं, उनकी 3 साल पनिशमेंट है, तो उनमें से 2 तो वैसे अवेलेबल है। अच्छा एक एक सवाल और कि हाई कोर्ट में जो दरख़्वास्त दायर करनी है ज़मानत की, उसमें क्या ग्राउंड ली जाएगी, क्या दफ़ात शामिल की जाएँगी, आइन के कौन से नुकात पर इन्हिसार किया जाएगा? ये सेक्शन 497 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जिसके तहत बाद अज़ गिरफ्तारी बेल जो है पोस्टस बेल फाइल की जाएगी। उसमें सबसे बड़ा ग्राउंड यही है कि प्री ट्रायल पनिशमेंट का एक असूल होता है कि अभी ट्रायल का फैसला नहीं हुआ और आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किसी मुलज़्ज़म को जेल में नहीं रख सकते। और दूसरा ये दिस इज़ अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल, क्योंकि ये फर्दर इंक्वायरी का मैटर है। इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में लूप होल हैं, कोई किसी चीज़ में क्लैरिटी नहीं है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको बेगुनाह भी हुए हैं, जिनके ऊपर सेम एलिगेशन अच्छा, था, तो अच्छा। इस बेस के ऊपर उनकी बेल बनती है। अच्छा मुझे एक बात बताएँ कि क्या आप समझते हैं कि डकी भाई केस में कोई सियासी मामलात, सियासी असर-ओ-रसूख इस्तेमाल हो रहा हो या कोई उनके मुखालिफ या उनकी तरफ से कोई सियासत इन्वॉल्व हो रही है? जी, बिल्कुल, ये 100% इसमें ऐसी बात है। देखिए नेशनल साइबर क्राइम एक वफ़ाकी इदारा है यस। और पूरे पाकिस्तान को देखता है और इस वक़्त नेशनल साइबर क्राइम ने जितने भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट कार्रवाइयाँ की हैं, वो सिर्फ़ पंजाब में हो रही हैं। ना सिंध में कोई ऐसा एक्टिव नज़र आया, ना कोई यूट्यूबर। तो ये आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत है, ये उसकी जानिब से यूट्यूबरों को दबाया जा रहा है। देखिए, उनकी जानिब से तो अभी सीसीडी एक तोहफ़ा दिया गया, फिर पुलिस के इख्तियारात आप देख लें, बंदूक के नीचे लोगों को बंदूक के साए के नीचे लोगों को इंसाफ दिया जा रहा है। इससे पहले हमने कभी ये नहीं सोचा था, लोगों को अरेस्ट किया जाता था, उनके ट्रायल चलते थे, मुनसिफ़ाना तफ्तीश का हक मिलता था। अब जनाब नेफ़े में पिस्टल चल जाता है, तो ये भी पंजाब गवर्नमेंट का तोहफ़ा है, सीसीडी। इसी तरह से ये जो गिरफ्तारियाँ यूट्यूबर्स की हो रही हैं, आप केपीके में देख लें, सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, कोई एक यूट्यूबर किसी दूसरे सूबे से अरेस्ट नहीं हुआ। सारे के सारे यूट्यूबर जो हैं वो पंजाब से हो रहे हैं। फिर पंजाब में यूट्यूबर या इनको कंट्रोल करने के लिए एक पंजाब डेफामेशन एक्ट 2024 भी बन गया, उसकी ना सिंध में ज़रूरत पेश आई। तो ये कोई प्रायोरिटी बेसिस पे इन चीज़ों को देखा जा रहा है या किसी शख्सियत ने इसको पर्सनल लिया हुआ है। अच्छा आप समझते हैं कि ये पर्सनल ग्रजेस निकाले जा रहे हैं और डेफ़िनेटली देखें, एक बंदे की 3 साल, आप मुझे खुद बताएँ उस्मान मैंने साहब। मैंने तो कभी देखा नहीं है कि डकी ने कभी पीटीआई या इस तरह को सपोर्ट किया हो सियासी तौर पे।
लेकिन डकी पिछले 10-15 साल से बहुत सारे लोगों की रोस्टिंग भी करता रहा है। ओके, तो एक एलिमेंट ये भी हो सकता है कि वो पुरानी रोस्टिंग पे जिसमें उसने माफ़ी भी माँग ली है, उसपे भी उसको रोस्ट किया जा रहा है? देखें, एक बंदा माफ़ी माँगने की क्या वजह सामने आती है? माफ़ी तभी माँगी जाती है कि कोई जो शख्स उसको कहा जाए कि तुमने ये गलत किया। गलत किया है। लेकिन वो अब माफ़ी उसको कब मिलती है? अब आप खुद सोचें कि डकी ने कोई एटम बम का फ़ॉर्मूला तो उस्मान साहब चोरी करके इंडिया को नहीं दे दिया। प्रमोशन की हद तक अगर माने, प्रमोशन पे ही है ना, गैम्बलिंग की हाँ प्रमोशन जी, पे। गैम्बलिंग की प्रमोशन यहाँ पे। पे मैं आपको नंबर ऑफ केसेस गिनवा सकता हूँ, जो डायरेक्ट जवारिये हैं, ठीक है, उनकी अगले दिन बेल हो जाती है। ये 60 दिन से ज़्यादा जेल काट चुका है, 22 सिर का इसका मान रहा है। अभी इसमें कौन-सी ऐसी बात है कि ये पॉलिटिकल नहीं इसको ये हुआ? और एक चीज़ और, आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन की जा रही है अपना डकी की? कुछ ऐसे अनासर ज़रूर हैं जो कानून के अलावा असरअंदाज हो रहे हैं, अच्छा, और वो चाहे पॉलिटिकल हो जाएँ या कोई और शख्सियत हो किसी जगह पे बैठी जिसको कोई इनका कोई एक्ट पसंद नहीं आया, या रोस्टिंग की वजह से भी हो सकता है। ये तो बैकडोर मामला हमें नहीं पता। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आप समझते हैं सियासी असर-ओ-रसूख इस्तेमाल हो रहा है, इसका असर जो है वो अदालती फैसले पर भी आएगा? देखिए, अदालतें वैसे तो इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमें ये चीज़ नज़र आई कि मौजूदा अदालत फैसला देने लगी, और फिर उसके बाद उन्होंने फैसले के दौरान 10 मिनट का ब्रेक लिया, चैम्बर में जाकर चीज़ों को डिस्कस किया, और फिर सिनेरियो जो है वो केस का बदल गया। आपकी हँसी जो है उसके अंदर हर चीज़ का जवाब मिल गया। हाँ जी, वो फिर चीज़ों का सिनेरियो जो है वो बदल गया। एक और पॉइंट मैं आपसे उस्मान साहब शेयर करूँ कि इस केस में डक्की के अलावा रजब भट्ट हैं, सिस्टोलॉजी हैं, अनस हैं, और उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा? नदीम नानीवाला यहाँ पे आया। वो वापस चला गया? वापस चला गया, किसी ने उसको रोका नहीं, और वहाँ पे बैठे अगर किसी शख्स से हम सवाल करें कैसे गया, वो कहते जहाज़ पे बैठ के चला गया। ओके, ठीक है? तो क्या तो हम उनसे जहाज़ पे बैठे बिना भी जाया जा सकता है? हम उनसे पूछते हैं कि वो कैसे चले गए? इनका तो नाम आपने सीएल में डाल दिया। अब आप कैसे कहेंगे कि पर्सनल बुनियादों पे टारगेट नहीं किया जा सकता? डक्की का एक मैनेजर है जिसे 3 महीने हुए हैं, उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसकी बीवी के अगेंस्ट एलिगेशन क्या है, ये वीडियो में नज़र आई हैं। प्रमोशन के हवाले से भाई बताएँ, अब उनके पुराने मैनेजर, नए मैनेजर, अब तक इस केस में 10 लोग, उनका सारा स्टाफ जो है वो अरेस्ट हो चुका है, और उनकी फैमिली मेंबर्स के भी अकाउंट फ्रीज़ हो चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताइए अगर ज़मानत मंज़ूर हो जाती है, तो इसके बाद कानूनी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए डकी की? देखें, डकी तो अपना पासपोर्ट तक जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। अगर ज़मानत हो जाती है, कोई एब्सकॉन्डेंस का खतरा नहीं है, वो रेगुलरली हियरिंग अटेंड करेगा और अपनी ट्रायल फेस करेगा, और अपनी बेगुनाही जो है वो अदालतों में साबित करेगा। और अगर उसे चाहिए कि वो अदालों का एहतराम करे, कोऑपरेट करे, और जो भी मामला उसके खराब हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करे, ताकि उसको आने वाले वक़्त में, इसमें एक फ़ाइन की ऑप्शन है। ऑनरेबल कोर्ट इसमें फ़ाइन करके भी माफ़ी दे सकती है। अच्छा, और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि डकी भाई के साथ जो रवैया है ये गैर मुनसिफ़ाना है। तो आप बतौर वकील इस पे क्या राय रखते हैं? देखिए यार, जिस तरह से इनको अरेस्ट करके एक ठट्टा लगाया गया, लग ये रहा है कि एक क्रैकडाउन जो है ना वो शुरू कर दिया गया है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर ये क्रैकडाउन सबके अगेंस्ट होता। हम कहते हैं कि जनाब, ये जो असल जुआरी जो इस तरह के एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, उन जुआरियों को भी पकड़ दे, जो इन एप्लीकेशन को चला रहे हैं। प्रमोशन करने वाला मुजरिम है, करवाने वाला मुजरिम नहीं है। नहीं, तो इस केस में क्या वो लोग अभी तक नहीं पकड़े गए जो उस जिसकी ये प्रमोशन कर रहा था जिस ऐप की, क्या वो ऐप के मालिकान और उस ऐप को चलाने वाले लोग अभी तक उन तक नहीं पहुँचा जा सका? नहीं, उन तक नहीं, कुछ भी नहीं। ओके। कुछ भी नहीं, यही तो हम कहते हैं कि जो लोग इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उनको आप करवाएँ, और आप इन एप्लीकेशन के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि जुए से पाकिस्तान को पाक करने के लिए कानून साज़ी करें, और इस तरह के एप्लीकेशन को परमानेंटली बैन करें। ये तो आज अभी अपना आप प्ले स्टोर खोलें और जाके मोबाइल में डाउनलोड कर लें, आज भी हो रही है। कोई उसमें ऐसा नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। डक्की को अरेस्ट करने से क्या होगा? आपने अगर करना है तो आप इसके ऊपर लॉ मेकिंग करें। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि इसको पर्सनली देखा जा रहा है। जी, तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ फ़याज़ रामे साहब और फ़याज़ रामे साहब ने अपनी बात का इख्तिताम इस बात पे किया कि कानून साज़ी होनी चाहिए गैम्बलिंग ऐप्स के हवाले से, क्योंकि गैम्बलिंग ऐप्स पर अगर कानून साज़ी की जाएगी तो ही इस सब चीज़ों से बचा जा सकता है, किसी और को डकी भाई बनने से बचाया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका अपना उस्मान प्यारे, अल्लाह हाफ़िज़।